नमस्कार दोस्तों, हम सब लोग अपने सारे पैसे बैंक में जमा करके रखते हैं और सभी बैंक हमारे पैसों पर इंटरेस्ट देती है, यानी कि और पैसे देती है। तो कभी आपने सोचकर देखा है कभी कि ये खुद के लिए बैंक पैसे कैसे कमाते होंगे? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों, वैसे तो बैंक बहुत सारे रिसोर्स से पैसा कमाती है, पर मैंने इस वीडियो में 5 ऐसे रिसोर्स से बताऊंगा कि बैंक कौन कौन से तरीकों से पैसा कमाती है। नंबर 1, कस्टमर्स मनी। दोस्तों, हम सब लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं। जब बैंक के पास हमारा वो पैसा आता है तो बैंक क्या करती है कि दूसरों को हमारा पैसा लोन के तौर पर दे। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है और आप 1 साल के लिए वो 5 लाख रुपए, इसलिए आप जिस भी बैंक के कस्टमर होंगे उस बैंक की 1 साल की एफडी करवाएंगे, तो फिर वो बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देता है। अब आपके वो 5 लाख रुपए बैंक के पास आ जाते हैं, तब बैंक क्या करती है, आपके 5 लाख रुपए किसी और को लोन के तौर पर दे देती है। अब जब वो आदमी और उससे लेता है करीब 10% इंटरेस्ट, 1 साल बाद बैंक को 5 लाख रुपए तब वो वापस करता है, तो वह करता है 5,50,000 रुपए। उसमें से बैंक आपको देता है 5,25,000 रुपए, जिसमें से बचे 25,000 और वही बैंक का मुनाफा होता है। आपसे पैसे लेकर किसी और को उधार पर दे देती है और इस तरह हर महीने इसी तरीके से बैंक मोटा मुनाफा कमाती है। और इसके अलावा कस्टमर पर कई तरह के चार्ज भी लगाती है। नंबर 2, SMS चार्ज। आपको भी दोस्तों मेरी तरह आपका भी दिमाग खराब होता होगा और आप इस मैसेजेस से, क्या आपको पता है कि बैंक इन मैसेजेस से भी क्वार्टरली चार्ज करता है? जी हाँ, वह मैसेजेस हम आप जो ज़्यादातर ओपन नहीं करते उनके लिए भी बैंक हमसे चार्ज वसूलता है। वैसे RBI की गाइडलाइन कहती है कि उनको ये सर्विस फ्री देनी चाहिए, लेकिन कई बैंक ऐसे भी है 5 पैसे पर SMS के हिसाब से महीने के 25 रुपए तक कस्टमर के बैंक अकाउंट से लेते हैं और इस पर GST अलग से लगता है। अब आप सोचिए इस हिसाब से बैंक अपने लाखों कस्टमर से कितना पैसा कमाता होगा। आपको क्या लगता है कि बैंक का हमसे SMS चार्ज लेना सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। दोस्तों, हर बैंक में सेविंग होल्डर अकाउंटर को तय लिमिट तक कैश ट्रांजैक्शन फ्री में करने की इजाज़त होती है, लेकिन जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस किया जाता है बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देती है। वैसे हर बैंक के लिए लिमिट ट्रांजैक्शन अलग अलग होता है। जैसे एक्सिस बैंक 1 महीने में आप 2 लाख तक या 4 बार फ्री में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद बैंक आपसे पर निकालने वाली राशि पर 2.5% अलग से चार्ज लगाता है। इसके अलावा बैंक आपसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस, मनी ट्रांसफर, चेक क्लियरेंस ऑफ फैसिलिटीज और इंश्योरेंस के नाम पर भी बैंक काफी मुनाफा कमाता है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बैंक में जमा किया हुआ सारा पैसा लोगों को लोन पर दे देता है? तो इसका जवाब है नहीं। RBI की गाइडलाइंस कहती है जितना डिपॉजिटर्स जमा कराते हैं उसमें से कम 15% बैंक अपने पास कैश में रिजर्व करके रखता है और इसे कैश रेशियो कहा जाता है। और ये रेशियो कितना होना चाहिए यह भी RBI हर साल डिसाइड करता है। नंबर 4, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड चार्ज। यह तो आपको पता ही होगा कि आप नॉन बैंक ATM से 3 बार से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप पैसे निकालते हैं तो बैंक आपसे अलग से चार्ज लगाता है। ऐसा करने पर बैंक आपसे प्रति ट्रांजैक्शन 25 पैसे तक वसूल करता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज भी आपसे वसूला जाता है और उसके लिए आपके खाते में से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक
की रकम काटी जाती है। जैसे आप अपना डेबिट कार्ड कहीं खो देते हैं तो दूसरा कार्ड बनाने के लिए आपको बैंक को 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज 300 रुपये और GST अलग से, जबकि HDFC बैंक में और एक्सिस बैंक में 200 रुपये चार्ज लगता है। नंबर 5, फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन चार्ज। ऐसा तो आपके साथ कई बार हुआ होगा जब आप ATM से पैसा निकालने गए होंगे, लेकिन अकाउंट में अमाउंट कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुआ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी यानी कि फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन के रूप में भी बैंक आपसे चार्ज लिया जाता है, यानी कि उस छोटी सी गलती के लिए भी आपको बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो हर साल फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए SBI 20 रुपये और GST अलग से लेते हैं। वैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक में 25 रुपये चार्ज तक लेते हैं। दोस्तों, आपको बोनस में बता दूं कि हम अपना प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। बस कुछ शर्तें हैं कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 500 करोड़ होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि आपके पास इतना तो पैसा होना चाहिए एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए, और इसके बाद RBI की परमिशन लानी होगी, क्योंकि इंडिया में हर बैंक का बॉस RBI तो है। तो ये था बैंक का बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देखो। टाइम हो गया आपसे विदा लेने का। गुड बाय।